आज के वीडियो में हम नेपोलियन के बारे में और कुछ बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपोलियन की महत्वाकांक्षा। विश्व साम्राज्य के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित करने के उद्देश्य से नेपोलियन पुनः संघर्ष करने को लालायित हो उठा। हैब्सबर्ग के साथ हुई संधि वार्ता, जिसके लिए उसने मैरी से विवाह किया था और अपने वर्षों के वैवाहिक संबंधों को भी तोड़ दिया था, उससे वह प्रसन्न था। इस तरह उसने संधि को सुरक्षित करके साजिशों को नियंत्रित कर सभी राजनीतिक दलों को अपने अधीन कर लिया था। अपना वारिस मिल जाने से तो उसमें पुनः उसी शक्ति का संचार हो गया था जो 11 वर्ष पूर्व थी। उस समय उसे ऐसा ही एहसास फ्रांस के आंतरिक विकास तथा सोई शांति के लिए मोरेंगोस की जीत से हुई थी। इंग्लैंड अभी तक अविजित था, किंतु रूस से लिए दिए मित्रता के संबंध थे। स्पेन को बाध्य नहीं किया गया था, किंतु रोनियो से लेकर हैमरफेस्ट के शासनकाल तक फ्रांस यूरोप में खुद को स्थापित किए था। इसका कारण उसकी आत्मनिर्भरता थी। फ्रांस का शासक नेपोलियन गणितज्ञ से ज्यादा कुछ न होता तो वह अपने गणन कार्यों से संतुष्ट हो गया होता तथा अपने फ्रांस के नेतृत्व में यूरोप के राज्यों के संगठित होने से पहले ही विश्व साम्राज्य के अपने सपने को साकार कर लेता। किंतु वह गणितज्ञ होने के साथ साथ स्वप्न दृष्टा भी था। सपने देखना उसकी आदत थी। नेपोलियन के विचार से उसकी शक्तियां परिपक्व हो रही थी। शक्तियों के साथ साथ उसका भाग्य भी विकसित हो रहा था। उसका कहना था, मैं सोचता हूँ कि मैं किसी अज्ञात लक्ष्य की ओर खिंचा चला जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पहुँचने पर इसे संभालना मेरे लिए कठिन हो जाएगा। यह बात अलग है कि तब तक कोई भी मानवीय शक्ति मेरा अमंगल नहीं कर सकती। वैसे भी जीवन के दिन निश्चित होते हैं। नेपोलियन ने कभी समझदारी का परिचय नहीं दिया, किंतु वह हमेशा चतुर अवश्य रहा। नेपोलियन ने इंग्लैंड से आयात होने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे फ्रांस की जनता का शोषण होने लगा। पेरिस द्वारा अंग्रेजी सामान के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने पर लंदन से सभी तटस्थ देशों के लिए बंद किए गए बंदरगाह खोल दिए। तब पेरिस ने यह घोषणा करके इसका विरोध किया कि लंदन के बंदरगाहों पर आने जाने वाले तटस्थ देशों के जहाज जब्त कर लिए जाएंगे। उसने ऐसा किया भी। पेरिस की इस हरकत पर अमेरिका सरकार ने अपने नागरिकों को यूरोप के साथ व्यापार करना तथा फ्रांस के साथ निजी संबंध न रखने की घोषणा कर दी। उस समय नेपोलियन ने अमेरिका को आश्वस्त किया कि यदि वह अपने व्यापारियों को इंग्लैंड के बंदरगाहों पर जाने से रोक दे तो वह उसे सभी तरह के विशेषाधिकार देने को तैयार है। विदेश व्यापार को नियंत्रित करने के प्रयास से उत्पन्न विरोधाभास की स्थिति में नेपोलियन ने समुद्री व्यापार की स्वतंत्रता छीनने का प्रयास किया था। इंग्लैंड के व्यापारिक स्रोतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए वह अन्य देशों को भी अपनी इच्छा से चलाने पर विवश करना चाहता था। यह उसके स्वप्न दृष्टा होने का प्रभाव नहीं है तो और क्या है। उसकी चाहते, इच्छाएं तथा आशाएं बढ़ती जा रही थी, जिसका परिणाम युद्ध के अलावा कुछ नहीं था। संसद में विपक्षी दल युद्ध करने के विरुद्ध था। इसके बावजूद नेपोलियन ने शांति प्रस्तावों को ठुकरा दिया। स्पेन में फैली बगावत इंग्लैंड के विरोधी रुख का ही परिणाम थी। स्पेन में फ्रांस की 2.5 लाख सेना अभी तक तैनात थी। सभी कोशिशों के बावजूद बागियों की 30,000 की संख्या वाली सेना को हटाया नहीं जा सका था, क्योंकि फ्रांसीसी सैनिकों के खिलाफ स्पेन के अधिकारियों तथा पादरियों के नेतृत्व में देशभक्त विद्रोही निरंतर गुरिल्ला युद्ध कर रहे थे, जिस कारण नेपोलियन के जनरलों की हिम्मत टूटने लगी। उनमें संगठनहीनता की भावना बढ़ती जा रही थी। तब नेपोलियन ने फ्रांस के जनरल मसीना को स्पेन भेजा। इसी दौरान उसने जोसेफ को 4 प्रांतों से वंचित कर दिया। नेपोलियन के विरुद्ध एक बार फिर यूरोप में विद्रोह की चिंगारियां भड़क उठी।
उदास नेपोलियन प्रत्येक स्थान पर भड़कती हुई चिंगारियों को देख रहा था। ये चिंगारियां उसके परिवार के पागलपन के कारण ही भड़की थी। वह अपने सगे संबंधियों तथा अमीरों से निराश हो चुका था। इस संबंध में उसने अपने एक घनिष्ठ मित्र को लिखा था, मुझे मुराद व अपने भाइयों को सिंहासन पर नहीं बैठाना चाहिए था। शरणार्थियों से छीने साम्राज्य को वापस लौटाना भी एक भूल थी। मुझे इन प्रदेशों को राज्य के अधिकार में ले लेना चाहिए था तथा पहले के स्वामियों के लिए साधारण आमदनी निर्धारित कर देनी चाहिए थी। इस प्रकार इस पुराने शासकों को मैं सहन नहीं कर सकता। उनके आशीर्वाद मेरे गंभीर व्यक्तित्व की समझ से बाहर हैं। मैंने खुद भी अपने पिता से उत्तराधिकार में कुछ नहीं पाया, परंतु फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। मुझे राज्यपाल और राज्य प्रमुखों की नियुक्तियां करके संतुष्ट हो जाना चाहिए थे। मेरे कुछ मार्शल की भी महानता व स्वतंत्रता को पाने के सपने देखने लगे हैं। नेपोलियन ने कभी यह नहीं सोचा था कि उससे लाभ उठाने वाले उसके भाई तथा साले व मार्शल आने वाले समय में उससे प्रतिशोध लेंगे। जब उसके सितारे धूमिल पर जाएंगे, वह यूरोप का आकाश संकट के बादलों से घिर जाएगा, तो शौर्य की उस बुझती लौ में उसके संबंधी ही महाद्वीप के उस पार अपने को चमकाने का प्रयास करेंगे। मैरी से विवाह ने नेपोलियन के राजनीतिक तनाव को कम करने में कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं डाला। इस विवाह से लाभ उठाने के लिए ऑस्ट्रिया से दहेज के रूप में 2 प्रांतों के मिलने की आशा भी थी, मगर उसे कुछ भी नहीं मिला। इस ठिगने कार्शिकावासी द्वारा अपमानित किए जाने पर फ्रांसीसी शासक को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैरी लुई के लिए हैवसबर्ग के रास्ते बंद होते ही उसने विवाह को अपनी प्रतिष्ठा पर आघात समझा। यूरोप में भड़कती चिंगारियों को नेपोलियन अपनी तलवार के करतब से ही बुझा सकता था। उसने अपने युद्ध मंत्रालय को आदेश दिया, अगले 3 वर्षों में पोतों के 2 बेड़े तैयार किए जाने हैं, एक अटलांटिक बेड़ा तथा एक भूमध्य समुद्री बेड़ा। बाद वाला बेड़ा सिसिली व मिस्र के विरुद्ध तथा पहले वाला आयरलैंड के विरुद्ध तैयार किया जाना है। स्पेन के मामले में बेहतर स्थिति में पहुंचते ही 1812 में कैंप पर आक्रमण की तैयारी की जानी है। 60 से लेकर 80,000 सैनिकों की एक सेना सूरीनाम और मार्टिनिक्यू पर आक्रमण के लिए तैयार की जानी है। शत्रु के युद्धपोतों से चालाकी से बच निकलने के बाद अभियान दल का दोनों गोलार्धों के लिए आधा आधा सैन्य विभाजन होगा। नेपोलियन अपने पुराने विश्व विजय के स्वप्न को कार्यरूप देने का प्रयास कर रहा था। वह जार को शत्रु बनाने के स्थान पर मित्र बनाना चाहता था। उसे पता था कि रूस की हार से उसे कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि उसे इस युद्ध में अपनी हार की आशंका ज्यादा थी। अतः वह पहले मौकों की तरह इस युद्ध से बचने के प्रयास करता है। फिर भी उसका मानना है कि ऐसे केवल पूर्व में हुई सहमति के अनुसार जार द्वारा एक मित्र के रूप में सबसे बड़े अंतिम संघर्ष में भाग लेने पर ही हो सकता है। नेपोलियन की जार पर नजर टिकी थी। उसके विचार से जार पर सुझावों का प्रभाव उत्तरोत्तर कम से कम होता जा रहा था। इसलिए उसने इन आश्चर्यजनक शब्दों में राइन संघ के राजकुमार को लिखा, यह युद्ध मेरे न चाहने और जार व 2 साम्राज्यों के हितों के प्रतिकूल होने के बावजूद अवश्य होगा। उस समय अभियान को युक्तियुक्त ढंग से चलाने की जरूरत नहीं थी, अतः वह जार के साथ युद्ध को भाग्य की बात मानता था। मेमल में शांति शिविर के भीतर सबसे पहले इस युद्ध का बीज बोया गया था। मुठभेड़ मित्रता में परिणता हुई तो उन्हीं दिनों शत्रुता के बीज ने भीतर ही भीतर जड़ पकड़ ली थी और उगकर एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। बाद में टेलीरेंट की विश्वासघाती कूटनीति ने उसे वृहद रूप दिया। यूरोप को अपने बीच विभाजित करने की इच्छा रखने वाले इन 2 व्यक्तियों ने तीसरे प्रतिद्वंदी द्वारा किए गए षड्यंत्र को नहीं समझा। आरंभ में दोनों एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखते थे, किंतु इसे निभा पाना संभव न हो सका।
अंत में उनका टकराना निश्चित था। नेपोलियन को शत्रुता थी तो इंग्लैंड से, क्योंकि उसने उसे भारी क्षति पहुंचाई थी। बदले में वह भी इंग्लैंड को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अतः उसने अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जार के सभी तटस्थ देशों के पोतों के बंदरगाह में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने को कहा था। मगर जार उससे सहमत नहीं था, क्योंकि ऐसा करने पर उसका समुद्री व्यापार प्रभावित होता। नेपोलियन बरामद हुए प्रतिबंधित माल को जब्त कर लेता, किंतु फ्रांस में हो रही तस्करी को वह रोकने में असफल रहा। इस कारण उसने जर्मनी के समुद्र तट की दोहरी देखरेख करनी पड़ी। अतः उसने बेसर तथा एल्बी के मुहानों को हेंसा नगर तथा हनोवर के एक हिस्से के साथ जोड़ दिया। इस संबंध में उसका कहना था, परिस्थितियां इंग्लैंड के विरुद्ध एक नई व्यवस्था की मांग कर रही है। नेपोलियन ने ओल्डनबर्ग को भी कब्जे में ले लिया। उसकी इस व्यापार कार्यवाही वाली नीति का तर्कसंगत परिणाम निकला। जार ने इसे विल्सित की संधि का उल्लंघन समझा, क्योंकि उसने ओल्डनबर्ग के एकीकरण की गारंटी दी गई थी। उसने इस अपमान के विरुद्ध विद्रोह करते हुए नेपोलियन की राज्यसभा को एक पत्र लिखा। यह पत्र लगभग युद्ध की घोषणा जैसा था। उसका अलग कदम भी विरोध प्रकट करने वाला था, जिसमें उसने रूस को औपनिवेशिक माल ले जाने की इजाजत दे दी थी, जबकि फ्रांस के उद्योगों द्वारा निर्मित शराब व रेशम जैसे उत्पादों पर प्रतिबंधित आयात शुल्क लगा दिया गया था। जार तुर्की के साथ संधि करने का प्रबल इच्छुक था। नेपोलियन सर्बिया को कब्जे में लेने के लिए ऑस्ट्रिया को उकसा रहा था। हस्तक्षेप न करने का वचन देकर उसे मोल्डाविया व वैलेशिया की तरफ कूच करने को प्रेरित किया। रूस का दूत कालेनकोट शांति स्थापित करने की मंशा से फ्रांस आया, किंतु नेपोलियन गुप्त समझौते के लिए सहमत हुआ। नेपोलियन का विचार था, यदि फ्रांस व रूस के बीच दूरी बढ़कर युद्ध में बदलती है तो उसे जार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए पोलैंड की आवश्यकता पड़ेगी। अतः पोलैंड को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। मगर जार ने खुली संधि की मांग की, ताकि पोलैंड की सभी आशाएं समाप्त हो जाए। उन्हीं दिनों फ्रांस का जनरल मसीना स्पेन में हार गया। नेपोलियन को शक हुआ कि वह किसी दबाव में हारा है। इसी बीच रूस का राजदूत कालेनकोट पुनः पेरिस पहुंचा। उसने नेपोलियन से जार की तरफ से विस्तृत वार्ता की। नेपोलियन को उससे जार की ज्यादा प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगा। वह बेचैनी से चहलकदमी करने लगा। फिर उसने कहा, पूरी एकाग्रता से किया गया युद्ध तुम्हारे शासक जार के सुंदर सपनों को शीशे की तरह चूर चूर कर देगा। वह फरेबी, झूठा, दुर्बल व महत्वाकांक्षी है। उसका आचरण ग्रीक वासियों के आचरण जैसा है। मेरा विश्वास करो, मैं नहीं बल्कि उसकी युद्ध करने की इच्छा है। इस तरह वह अपने गुप्त उद्देश्य को पूर्ण करना चाहता है। वह दुखी है क्योंकि मैंने उसकी बहन से विवाह नहीं किया। इस पर कालेनकोट ने उसकी विचारधारा के विपरीत प्रमाण प्रस्तुत किया तो नेपोलियन ने कहा, मैं संधि प्रस्ताव की शर्तें भूल चुका हूँ। नेपोलियन को अपनी स्थिति कमजोर लग रही थी तथा स्वयं तथ्यपरक व्यक्ति होने के बावजूद अपने विरुद्ध जाने वाले तथ्यों को भूलने का ढोंग रचा। रूस का राजदूत वापस जार के पास चला गया। नेपोलियन ने फाउस्ट को बुलाया। वह कालेनकोट जैसे धूर्त की तुलना में फाउस्ट जैसे खतरनाक दुश्मन को अपनी बात ढंग से समझा सकता था। विगत वर्ष नेपोलियन ने फाउस्ट को पुलिस मंत्री के पद से हटा दिया था, क्योंकि उसने इंग्लैंड के साथ मिलकर गहरा षड्यंत्र रचा था। मगर नेपोलियन ने उसे फ्रांस से निर्वासित नहीं किया, बल्कि उसकी नियुक्ति सीनेट सदस्य के रूप में कर दी। फाउस्ट को मंत्री पद से हटाने के बाद उस पर नेपोलियन ने अपने गुप्तचर भी नियुक्त कर रखे थे। फिर भी सर्वाधिक निजी मामलों में वह उससे राय लेता था। नेपोलियन ने फाउस्ट से कहा, मेरा विवाह हो जाने से लोग सोचते हैं कि शेर सो गया है, मगर अब उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं जाग रहा हूँ। मुझे 8 लाख सैनिकों की आवश्यकता है, ताकि मैं उनके साथ संपूर्ण यूरोप को जीत सकूं। यूरोप एक वृद्ध महिला की भांति है। मैं अपने 8 लाख सैनिकों के साथ सहज ही उसे अपने वश में कर सकता हूँ। क्या तुमने मुझसे
नहीं कहा था कि मैं अपनी बुद्धि को उसके रास्ते पर चलने दूं, क्योंकि वह असंभव शब्द को नहीं जानती। यदि कोई महान शक्ति मुझे विश्व विजेता बनने को प्रेरित करती है तो मैं कैसे उसकी बात की उपेक्षा कर सकता हूँ। तुम जैसे कई लोग मेरी आलोचना करते फिरते हैं तथा मुझे अच्छे स्वभाव का शासक बनने की शिक्षा देते हो। क्या तुम सब मेरे अधीनस्थ नहीं हो? मेरा उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। जब मैं एक बार कुछ करने की ठान लेता हूँ तो उसे सफलतापूर्वक पूरा करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। फिर उसने कहा, हमें यूरोपीय विधि संहिता, अपील की सुविधा वाला न्यायालय, एकीकृत मुद्रा बार व माप की सामान्य पद्धति अपनाने की आवश्यकता है। मैं सभी राष्ट्रों को इकट्ठा कर दूंगा। इतना कहकर उसने फाउस्ट को वापस भेज दिया। नेपोलियन बलिदान व आहुति देकर एकीकृत यूरोप का अपना सपना साकार करना चाहता था। उसका विचार था कि उसका यह स्वप्न तलवार के दम पर ही पूरा हो सकता है। वह 8 लाख सैनिकों की सहायता से बलपूर्वक पूरे यूरोप को अपने अधीन करने की योजना बनाने लगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।